हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम हमारा मेडाइवल का पार्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट का जो लेक्चर था हमने उसमें कारकोटा डायनेसिटी के बारे में पढ़ा था। कारकोटा डायनेसिटी को हमने कंप्लीट किया। कारकोटा के बाद हमने देखा कि हमारे उत्पालाज आएंगे। द कारकोटा डायनेसिटी वॉज फॉलोड बाय द उत्पाला डायनेसिटी। तो आज का जो डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है दैट इज़ द उत्पाला डायनेसिटी। तो आज हम हमारा उत्पला डायनेसिटी जो है विच इज़ इन द कश्मीर रीजन, हमारे कश्मीर रीजन में जो डायनेसिटी आएगी आफ्टर करकोटा डायनेसिटी दैट इज़ द उत्पाला डायनेसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को विद द उत्पाला डायनेसिटी। उत्पाला डायनेसिटी की अगर हम बात करें तो 8th से लेकर के 8th to 10th सेंचुरी सीई की बात है। ये डायनेसिटी जो थी इसने कश्मीर रीजन में रूल किया था एंड इट इज़ अ हिंदू डायनेसिटी। ये हिंदू उत्पाला डायनेसिटी है, हिंदू डायनेसिटी है विच इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय अवंती वर्मन। ये हमने लास्ट के लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ उत्पाला डायनेसिटी के। अराउंड 8th टू 10th सेंचुरी की बात हो रही है। 8th टू 10th सेंचुरी सीई की बात है, जब कश्मीर के रीजन में हमारी उत्पाला डायनेसिटी ने यहाँ पर रूल किया था। उत्पाला डायनेसिटी ने रूल किया था और उत्पाला डायनेसिटी एक हिंदू डायनेसिटी है। ये एक हिंदू डायनेसिटी है और यहाँ पर इस किंगडम को किसने इस्टेब्लिश किया था? तो इस किंगडम को इस्टेब्लिश करने वाले हमारे अवंती वर्मन थे। उत्पाला डायनेसिटी को जो है इस्टेब्लिश किया था, established by अवंती वर्मन। अवंती वर्मन ने इसे जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था बाय एंडिंग द रूल ऑफ करकोटा डायनेसिटी। करकोटा डायनेसिटी का जो रूल था इसे एंड करने के बाद अराउंड 855 सीई के अराउंड इन्होंने इस डायनेसिटी को इस्टेब्लिश किया था। 855 सीई के अराउंड इन्होंने इस डायनेसिटी को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। तो अगर हम यहाँ पर कश्मीर की एक पॉलिटिकल हिस्ट्री यहाँ पर देखें, देखो हर चीज़ की हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट होती है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उस डायनेसिटी का वो इम्पॉर्टेंट होता है। हिस्ट्री हम पढ़ते ही इसीलिए हैं ताकि जो पास्ट में चीज़ें हुई हम उनसे सीख पाएँ, उन सब से जो है हम कुछ लेसन्स ले पाएँ ताकि आगे आने वाले समय में वो चीज़ें हम रिपीट ना करें। तो वो चीज़ों को देखना ज़रूरी था। तो हमारे जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, हमारे अर्ली मेडाइवल का जो पार्ट है कश्मीर के रीजन का, दैट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट द स्पेशल मेंशंस। हम यहाँ पर कुछ स्पेशल यहाँ पर मेंशंस देते हैं टेंट्रेंस को। इट इज़ अ बॉडी ऑफ फुट सोल्जर्स। ये फुट सोल्जर्स की एक यहाँ पर अगर हम कहें तो ये फुट सोल्जर्स के लिए ये कहा गया है। एक उनके ग्रुप को यहाँ पर बोला जाता है, टेंट्रेंस बोला जाता है। एकंगास बोल को जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थे और इनका भी एक जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंस रहा है हमारे पॉलिटिकल हिस्ट्री में, विच इज़ ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर की हिस्ट्री में अगर हम देखें तो हमें एक एकंगास दिखाई देते हैं, दैट इज़ अ बॉडी ऑफ रॉयल बॉडीगार्ड्स। एक रॉयल जो हमारे बॉडीगार्ड्स हैं उनके बारे में, उनके एक ग्रुप को यहाँ पर एकंगास कहा जाता था। ये कश्मीर के रीजन की एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है हमारी। एक होते हैं हमारे दमराज। दमराज जो हैं ये लैंडेड चीफ्स हैं। दीज आर द लैंडेड चीफ। जमींदार जो है हमारे उनको बोला जाता है, ज़मींदार जो थे हमारे उनको ये जो है वर्ड दिया जाता है दमराज का। These played a very important role in the politics of that time in the history of Kashmir and at the times they acted as a king makers। तो इन्हें जो है वो किंग मेकर्स के तौर पर भी जाना जाता था
कि इनके डिसीजन से ही किंग्स को यहाँ पर जो है बनाया जाएगा। इस डायनेसिटी का किंग कौन होगा, दैट इज़ डिसाइडेड बाय दीज पीपल, दीज इम्पोर्टेंट जो हमारे पॉलिटिकल हमारे रोल्स जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किए हैं, दो पॉलिटीज़ के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, दैट इज़ ऑफ टेंट्रेंस, एकंगास, इन सभी के बारे में जो मैंने आपको बताया है, इनकी हेल्प से जो है इन्हें किंग मेकर कहा जाता था कि इनकी एडवाइस से किंग को सिलेक्ट किया जाएगा। तो इनका इतना जो है इम्पोर्टेंट रोल था कि इन्हें किंग मेकर्स कहा जाने लगा। तो आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड, ये कश्मीर की जो हिस्ट्री है ना, मिडाइवल हिस्ट्री जो है कश्मीर की, ये उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अभी कश्मीर का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो कश्मीर की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, हमारे मिडाइवल का जो पार्ट था वो इम्पोर्टेंट है कश्मीर का। यहाँ से कई बार जो है वो प्रीलिम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ लेता है। कई बार जो है किसी के दिमाग में आ गया, अगर किसी जो एग्जामिनर ने एग्ज़ाम को जो है सेट किया होगा, तो हो सकता है वो ये सोच करके बैठा हो कि मुझे कश्मीर रीजन से क्वेश्चन पूछने हैं, आज तक पूछा नहीं गया, तो ये क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछूंगा। तो हो सकता है यहाँ से कहीं ना कहीं वो तुमसे ये क्वेश्चन पूछ ले इन द प्रीलिम्स, तो ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। एंड द फैक्चुअल वे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है हमारी अर्ली मिडाइवल कश्मीर का जो अर्ली मिडाइवल एरा था उसकी हिस्ट्री है ये, उसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पॉलिटीज़ थी हमारी, कुछ इस तरह की बॉडीज़ प्रेजेंट थी विच आर कंसिडर्ड एज द किंग मेकर्स। तो लेट मी राइट हियर, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है मिडाइवल कश्मीर की, इसे अभी हम देखेंगे। यहाँ पर हमने कुछ बॉडीज़ को मैंने आपके सामने कुछ मेंशन किया था, दैट इज टेंट्रेंस जो होते हैं दैट इज अ बॉडी ऑफ फुट सोल्जर्स। टेंट्रेंस के बाद हमने एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया था, दैट इज एकंगास। A body of royal bodyguard, एंड और एक पॉइंट यहाँ पर था, दैट इज दमराज। दीज आर द लैंडेड चीफ, जमींदार, लैंडेड चीफ। इनको जो है बोला जाता था कि ये सभी जो है हमारे, these all are considered as the acted as or considered or as acted as king makers। तो इन्हें किंग मेकर्स कहा जाता था। ये किंग मेकर्स की तरह एक्ट करते थे, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं। एंड द हिस्ट्री ऑफ दिस रीजन, ये और भी यूनिक है, इस रीजन की हिस्ट्री बहुत यूनिक है। वो यूनिक इस तरह से भी है क्योंकि हमें यहाँ पर क्वींस की लेगेसी भी दिखाई देगी, पावरफुल क्वींस, कोई आम क्वींस नहीं दिखाई देंगी, पावरफुल क्वींस की लेगेसी यहाँ पर दिखाई देगी। कश्मीर में जो है क्वींस का राज भी बहुत रहा है, जो बहुत ही पावरफुल रही हैं, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला है, लोगों को सर्व किया है, बहुत अच्छा जो है यहाँ पर इकोनॉमी उस टाइम पर अच्छी रही है। ओवरऑल जो इनका किंगडम था दैट वाज एट द जेनिथ, तो ये एकदम से जेनिथ पर था ड्यूरिंग द रूल ऑफ देयर क्वींस। जब इनकी क्वींस राज कर रही थी तो क्वींस ने बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल किया, बहुत अच्छे से चीज़ों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, एंड दे कंसिडर्ड एज द पावरफुल क्वींस। यहाँ पर पावरफुल क्वींस नज़र आने वाली हैं हमारे कश्मीर में। अभी तक हमने करकोटा डायनेसिटी के बारे में देखा था, अभी यहाँ पर हमारे जो डायनेसिटीज़ आएंगी, आपको यहाँ पर लेगेसी जो होगी वो क्वींस के हाथों में जाती हुई दिखाई देगी।
क्वींस यहाँ पर ज़्यादा रूल करती हुई दिखाई देंगी, एंड दे आर नॉट द नॉर्मल क्वींस, दे आर पावरफुल क्वींस। तो यहाँ से जो है क्वींस का राज हमें देखने को मिलेगा। ये कश्मीर की जो हिस्ट्री है, इट इज़ वेरी यूनिक, एज वी हैव सीन मैनी पावरफुल क्वींस हियर इन दिस डायनेसिटी। तो यहाँ पर जो होंगी हमारे अलग अलग डायनेसिटी से अलग अलग क्वींस आएंगी। ऐसा नहीं है कि एक ही राज्य में आपको बहुत सारी क्वींस दिख जाएंगी, लेकिन अलग अलग डायनेसिटीज़ में अलग अलग क्वींस होंगी जो बहुत पावरफुल होंगी। तो यहाँ पर हमें लेगेसी जो है, लेगेसी ऑफ पावरफुल क्वींस की दिखाई देती है, लेगेसी ऑफ पावरफुल क्वींस की यहाँ पर दिखाई देती है। दैट इज़ वाई द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज़ वेरी यूनिक। तो इसी वजह से इस रीजन की, कश्मीर के क्षेत्र की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाती है। हमें यहाँ पर दिखाई देगा जैसे कि राज तरंगिनी, हमने देखा था कि राज तरंगिनी इट इज़ अ क्रॉनिकल विच इज़ रिटन बाय द कश्मीरी ब्राह्मण। एक कश्मीरी ब्राह्मण ने लिखा था जिनका नाम है कल्हन ने राज तरंगिनी को लिखा, और राज तरंगिनी में 3 पावरफुल विमेंस के बारे में जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये विमेन रूलर्स थी जो बहुत ही पावरफुल रही हैं। तो यहाँ पर पावरफुल क्वींस के बारे में हमें कहाँ पर दिखाई देता है, राज तरंगिनी, राज तरंगिनी, राज तरंगिनी में भी जो है वो मेंशन है हमारी 3 विमेंस का, 3 विमेन का। वैसे विमेन ऑलरेडी एक प्लूरल फॉर्म है, जब MEN आ जाए तो वो ऑलरेडी एक जो है प्लूरल होता है, तो इसके साथ S लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। These are the basic things which is considered in our English grammar। ये इंग्लिश ग्रामर की बेसिक थिंग्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि जब विमेन आ जाए तो इसके साथ S नहीं आएगा। मेंशन 3 विमेन, तो यहाँ पर 3 विमेन रूलर्स जो थी उनके बारे में मेंशन है। अब ये 3 विमेन रूलर्स कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर इनके नेम्स में यहाँ पर मेंशन करूँगी कि राज तरंगिनी जो है हमारी, इसमें 3 विमेन रूलर्स जो हैं हमारी उनके बारे में मेंशन है, और वो हैं, अगर सबसे पहले बात करें तो वो है हमारी यशोवती ऑफ गोनंदा डायनेसिटी। यशोवती जो है हमारी, ये गोनंद डायनेसिटी से आती हैं, गोनंद डायनेसिटी से ये आती हैं। ये बहुत ही पावरफुल क्वीन रही हैं ऑफ दिस डायनेसिटी। इनके बाद जो मेंशन मिलता है दैट इज ऑफ सुगंधा के बारे में मेंशन मिलता है, और ये आती हैं हमारे उत्पला डायनेसिटी से, उत्पला डायनेसिटी से आती हैं, ये उत्पला डायनेसिटी से आती हैं। और थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और कई बार यूपीएससी इसके बारे में तो पूछ लेता है, दिद्दा जो है हमारी वो यक्षरा डायनेसिटी से आती हैं। ये आती हैं हमारी यक्षरा डायनेसिटी, इस डायनेसिटी से आती हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दिद्दा को हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में, तो दिद्दा को तो हम मिस नहीं करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। और इनका जो टाइम है हमारे दिद्दा सबसे लॉन्गेस्ट हमारी विमेन रूलर्स में से एक रही हैं। इनका जो है शासन काल जो बहुत ही लंबे समय तक चला था, और ये बहुत पावरफुल एक विमेन रूलर्स में से एक थी। ये इनमें से सबसे पावरफुल रूलर्स में से एक रही हैं दिद्दा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इनका कश्मीर की हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा जिक्र होता रहता है। दिद्दा को पढ़ेंगे जब हम यक्षरा डायनेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने कुछ ओवरव्यू आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया है ऑफ द कश्मीर हिस्ट्री के बारे में। तो अब हम हमारी उत्पला जो डायनेसिटी है
इसके इम्पॉर्टेंट हमारे दो रूलर्स हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम इम्पॉर्टेंट रूलर्स को ही यहाँ पर ज़्यादा जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आएंगे हमारे अवंती वर्मन। अवंती वर्मन को अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अवंती वर्मन जिनका टाइम पीरियड है अप्रॉक्सीमेटली 855 से लेकर के 883 सीई तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो थे हमारे फाउंडर थे, ये तो हमें पता ही है। फाउंडर थे उत्पला डायनेसिटी के ये फाउंडर हैं और बहुत ही ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें, ही कंट्रोल्ड द पावर्स ऑफ दमराज रूलर आर्ट। जो हमारे एरिस्टोक्रेट्स थे, इनकी जो पावर्स थी इनको ये कंट्रोल में करके लेकर के आते हैं। देखो, सबसे पहले हमने बात की कि जो हमारे दमराज थे, इन्हें जो है कंसीडर किया जाता था कि ये हमारे एक्ट करते हैं एज ए किंग मेकर्स। अगर कोई किंग आकर के इन्हीं की पावर्स को जो है अपनी मुट्ठी में कर ले, इनको जो है कंट्रोल करने की कोशिश करे, और हमारे जितने भी जो हमारे एरिस्टोक्रेट्स होंगे इनको जो है आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप जो है बहुत ही ज़्यादा जो है एक चक्रव्यूह में फंसने वाले हो। आप कभी भी इनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अभी इनको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इनके वजह से जो है इनको जो है पहले ही तो ये एकदम से पावर में थे। दे एक्टेड एज द किंग मेकर्स। ये किंग मेकर्स जो है एक्ट कर रहे थे कि हमारी मर्जी के बिना कोई जो है किंग को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। वी विल डिसाइड who will become the next ruler of the dynasty। एक पर्टिकुलर डायनेसिटी का राजा कौन बनेगा वो हमारे यही जो लीडर्स हुआ करते थे वो डिसाइड करते थे। अभी इन्हीं की सोच को आप कंट्रोल कर रहे हो, आप इनको जो है अपने मुट्ठी में करने की कोशिश कर रहे हो, तो दे विल कॉज प्रॉब्लम्स। और इसी वजह से इनके जो है राज्य में इंटरनल प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग गई थी, विच कॉजेज द इंटरनल प्रॉब्लम्स। तो इनके किंगडम में इंटरनल प्रॉब्लम्स इसी वजह से होने लग गई थी क्योंकि हमारे अवंती वर्मन जो थे, ही कंट्रोल्ड द पावर्स ऑफ दमराज। जो हमारे दमराज थे उनकी पावर को कंट्रोल करने की ये कोशिश कर रहे थे। जो यहाँ पर इनके कंट्रोल जो है अगर हम करने की कोशिश करेंगे, किसी को आप बांधने की कोशिश करो तो वो जो है आपको छुड़ा करके भागने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये भी इसी तरह से करने की कोशिश कर रहे थे कि दैट ही विल कंट्रोल देम, ही विल मेंटेन द थिंग्स। ये चीज़ें मेंटेन करने की, काबू करने की कोशिश कर रहे थे। तो चीज़ें काबू तो नहीं हो पाई, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होने स्टार्ट हो गए। अंदरूनी जो पार्ट था, जो यहाँ पर हमारे अंदरूनी समस्याएं जो थीं वो एक यहाँ पर उभरनी स्टार्ट हो गई थी, इंटरनल प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई थी। तो ये एक कारण था इंटरनल प्रॉब्लम्स होने का। तो हमारे अवंती वर्मन जो थे, इन्होंने कंट्रोल्ड पावर्स ऑफ दमराज हमारे जो रूरल एरिस्टोक्रेट्स थे, इनकी पावर्स को ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है इंटरनल प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होने लग जाती हैं। इंटरनल प्रॉब्लम्स जो हैं यहाँ पर स्टार्ट होने लग जाएंगी। इसके बाद अगर हम देखें तो ये बहुत ही एक अच्छे, ही इज़ अ वेरी बेनोवलेंट एंड अ बिलव्ड किंग। बड़े ही दयालु और बड़े ही जो है बड़े प्रिय राजा हुआ करते थे। अवंती वर्मन बहुत ही अच्छे थे, बिहेवियर से बहुत अच्छे थे, लोगों की हेल्प करते थे। वेरी बेनोवलेंट एंड अ बिलव्ड पर्सनालिटी एंड अ बिलव्ड किंग। तो ये एक अच्छे राजा थे एंड ही इंश्योर्ड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एंटायर रीजन। तो इन्होंने हमेशा जो है यहाँ पर लोगों के लिए काम करने की कोशिश की है, ताकि जो लोग इनके राज्य में रह रहे हैं उनको जो है हमेशा अच्छे से जो है उनको फैसिलिटीज़ मिलती रहें। अगर प्रजा खुश है तो राजा खुश है।
प्रजा में ही सब कुछ दिखता है, दिखाई देता है राजा को। अगर राजा ही गलत रास्ते पर जाएगा तो फिर प्रजा का तो यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता कि प्रजा कैसी होगी। एक लीडर से ही एक ग्रुप का जो है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ग्रुप कैसा होगा। अगर लीडर अच्छा होगा तो ग्रुप बहुत अच्छा जाएगा, ग्रुप बहुत अच्छा चलेगा, ग्रुप लंबे समय तक राज करता रहेगा, ग्रुप जो है आगे भी हमें कहीं ना कहीं दिखाई देता रहेगा। अगर राजा ही अच्छा नहीं है तो यहाँ पर हम कर भी कह सकते हैं, ये आज के टाइम की ही बात है। अगर हमारे मिनिस्टर्स अच्छे होंगे देन जो चीज़ें होंगी वो अच्छे से चलेंगी। तो मिनिस्टर्स अच्छे होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, ताकि लोगों को फैसिलिटीज़ मिलती रहें। वरना तो यहाँ पर हम बुरा हाल तो है ही, हम देख ही रहे हैं एकदम से जो है जो हालात हैं, जो कंडीशंस हैं, दे आर इन फ्रंट ऑफ अस एवरीबडी। आपको पता ही होगा हमारे जो है हालात किस तरह के हैं। इन एवरी स्टेट एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, तो उसमें आपको पता ही होंगे भी हालात कैसे हैं। अगर हालात अच्छे होंगे तो मिनिस्टर अच्छा होना चाहिए। हालात अगर अच्छे करने हैं तो मिनिस्टर एक पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी कोई आपको जो है काम चोर, आप मिनिस्टर यहाँ पर चूज करके सिलेक्ट करके बैठे हो, आप उसको इलेक्शन में आप जिता रहे हो। अगर राजा अच्छा होगा तो प्रजा को भी सब कुछ मिलेगा, राजा अच्छा नहीं है तो प्रजा भी दुखी रहेगी। तो जैसे कि ये एक मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की। आगे अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत सारे इनोवेटिव वर्क्स भी किए हैं। जैसे कि हम अगर बात कर रहे थे कि ये अपने प्रजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे एंड ही इज़ अ वेरी बिलव्ड किंग। ये इनको जो है इतना प्यार क्यों मिल रहा था? इतना प्यार मिलने का कारण ही यही था कि ये प्रजा के लिए काम कर रहे थे और इतने इनोवेटिव काम किए हैं इन्होंने, दैट इन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं इन द फील्ड ऑफ इरिगेशन। इस फील्ड जो था हमारा इरिगेशन के सेक्टर में, इरिगेशन के डिपार्टमेंट में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। अवंती वर्मन ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। अगर एग्जाम्पल से बात करें देन ही टुक स्टेप्स टू प्रिवेंट द फ्लड्स। जो फ्लड्स आए थे, फ्लड वाटर को जो है ज़्यादा वो तबाही ना मचा दे, वो ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा दे, उसके लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर किए हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो है प्रोवाइड की हैं, ताकि जो जिस लेक से एक वुल्लार लेक था जिसे महापद्मा लेक बोला जाता है, महापद्मा लेक जो था, यहाँ से जो है वो फ्लड्स होते थे। फ्लड्स को इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है रोकने की कोशिश की, ताकि जो हमारी क्रॉप्स थी उनको कोई भारी नुकसान ना हो जाए, उनको जो है भारी नुकसान ना हो जाए बाढ़ से, जो है उस जो हमारी क्रॉप्स थी उनको कोई नुकसान ना हो जाए, किसानों को नुकसान ना हो जाए, हमारी जो हम इकोनॉमी है हमारी, इसको नुकसान ना हो जाए। तो इन्होंने इस फील्ड में इरिगेशन के काम में बहुत अच्छे से इन्होंने इनोवेटिव मेथड्स का यूज़ किया है कि हम जो हमारी बाढ़ है, हमारी फ्लड्स की जो समस्या है, हम इसे रोक सकें, इसको प्रिवेंट कर सकें, ताकि ज़्यादा भारी नुकसान ना हो जाए। तो इस फील्ड में इन्होंने ज़्यादा वर्क किया है। जैसे कि आज के हालात अगर हम देखें तो आपने देखा होगा, आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि जो हमारे पंजाब में और हमारे हिमाचल में जो फ्लड्स आए थे, जो बाढ़ आई थी, उससे कितना नुकसान हो चुका है। हमारी जो लैंड थी उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। द क्रॉप्स दे आर डैमेज्ड, क्रॉप्स तो दिख ही नहीं रही हैं वहाँ पे, क्रॉप्स का इतना नुकसान हो गया, हमारे हिमाचल में इतना नुकसान हो गया। अगर हमारी गवर्नमेंट ने, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ किया होता, इफ़ दे हैड डन समथिंग टू प्रिवेंट द फ्लड्स, तो शायद आज हालात हमारे इस तरह के ना होते। अगर आप अच्छे से लीडर को चूज़ कर रहे हो तो ये भी तो देखो कि वो काम उस तरीके से कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। हमारे स्टेट गवर्नमेंट की जो यहाँ पर उन्होंने जो स्टेप्स आगे लेकर के आने थे वो नहीं लेकर के आ पाए, इतना जो है अच्छे से उन्होंने वर्क नहीं किया, जिसकी वजह से जो यहाँ पर नुकसान हुआ दैट इज़ ऑफ द फार्मर्स। वो फार्मर्स का ज़्यादा नुकसान हो पा रहा है, फार्मर्स का नुकसान था, वो उन्हीं को जो है वहाँ पर सब कुछ फेस करना पड़ रहा है अभी।
कईयों के जो आपने देखा होगा घर जो थे वो एकदम से जो है बिखर गए, बहुत ही भारी नुकसान हुआ है और फाइनेंशियल स्थिति बहुत जो है उनकी कमज़ोर हो चुकी है आज के टाइम पर। तो इन सब चीज़ों के लिए से पहले से जब आपको पता है, मालूम है कि फ्लड्स हर साल आते हैं, देन यू हैव टू डू समथिंग फॉर दैट ना। आपको पहले ही उन चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ करके रखना चाहिए था, लेकिन दे हैवंट डन। इट इज़ द इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की जो है इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनका जो है यहाँ पर ध्यान ही नहीं था। अगर उनका ध्यान होता तो शायद इतना नुकसान ना हो पाता। तो इतना नुकसान का कारण तो जो है आपने जो लीडर्स को इलेक्ट किया है, विच यू हैव इलेक्टेड, आपने वोट डालकर उनको सिलेक्ट किया, आपने सोचा कि दे विल डू द वर्क, बट दे हैवेंट। तो यहाँ पर क्लियर कटली यहाँ पर एक डिसाइड जो है आपको भी सोचना चाहिए कि अभी जो है हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। वी वॉन्ट द पर्सन लाइक अवंती वर्मन। हमें अवंती वर्मन जैसा राजा चाहिए, हमें अवंती वर्मन जैसे मिनिस्टर्स चाहिए, ताकि वो लोगों के लिए काम करें। उन्होंने, अवंती वर्मन ने कितने मेजर इनोवेटिव वर्क्स किए हैं इन दिस फील्ड ऑफ इरिगेशन, दैट ही प्रिवेंटेड द फ्लड्स। इन्होंने जो है फ्लड्स को प्रिवेंट करने के लिए पहले ही वर्क्स को यहाँ पर किया है। ही टुक अ मेजर स्टेप टू प्रिवेंट द फ्लड वाटर ऑफ द वुल्लार लेक। जो वुल्लार लेक का वाटर था उसको पहले ही रोक दिया, उसको पहले ही प्रिवेंट कर दिया, ताकि लोगों का नुकसान ना हो, किसानों का नुकसान ना हो, हमारी इकोनॉमी का नुकसान ना हो। तो वो नुकसान को रोकने के लिए इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मेजर स्टेप्स लिए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अवंती वर्मन जैसे लोगों की आज भी हमें ज़रूरत है। अवंती वर्मन तब भी थे, आज भी इस तरह का कोई अगर लीडर सामने आता है, देन दैट पर्सन हैव टू डू समथिंग फॉर दिस द प्रिवेंशन ऑफ द फ्लड्स। जब हमें ऑलरेडी पता है कि इस स्टेट में, इस रीजन में जो है फ्लड्स आने ज़रूर यहाँ पर आएंगे ही, हर साल आते हैं, तो यहाँ पर आना ऑब्वियस सी बात है। तो वो चीज़ों को आपको प्रिवेंट पहले से करना चाहिए, वो चीज़ों को आप पहले ही रेडी हो जाओ, दैट यू आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो आप उस कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने के लिए आप पहले ही रेडी हो जाओ, आपके पास प्रिवेंशन होने चाहिए, ताकि अगर कुछ इस तरह का होता भी है तो आपके पास पहले ऑलरेडी आपके पास जो है यहाँ पर चीज़ें प्रेजेंट हों कि ये हो गया तो हम ये रेमेडीज़ यहाँ पर दे सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको पहले सोचनी चाहिए, जैसे हमारे अवंती वर्मन ने सोचा कि जो है हमारे फ्लड्स, जो वुल्लार लेक से फ्लड्स आते थे, हम इनको जो है अगर प्रिवेंट कर दें, देन द क्रॉप्स विल बी सेफ, द फार्मर विल बी सेफ फ्रॉम सच टाइप ऑफ डिज़ास्टर्स। इस डिज़ास्टर से जो है हम बच सकते हैं अगर हम पहले से ही कुछ स्टेप्स ले पाएँ। तो यहाँ पर इन्होंने मेजर इनोवेटिव वर्क्स किए हैं, इनोवेटिव वर्क्स इन्होंने किए हैं, इनोवेटिव वर्क्स किए थे इन्होंने इन द फील्ड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के फील्ड में इन्होंने बहुत सारे वर्क्स किए थे। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, देन ही टुक मेजर स्टेप्स प्रिवेंट फ्लड वाटर ऑफ वुल्लार लेक। जो वुल्लार लेक से जो वाटर आ रहा था उससे इन्होंने प्रिवेंट किया फ्रॉम डैमेजिंग द क्रॉप्स, ताकि वो क्रॉप्स को डैमेज ही ना कर पाए, वो क्रॉप्स को डैमेज ना कर पाए, डैमेज ना हो पाए, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने पहले ही बहुत सारे जो हैं वो यहाँ पर स्टेप्स लिए थे। तो आगे अगर हम इनके राइन की ही बात करें, आई विल नॉट द अवंती वर्मन हियर, आई विल डायरेक्टली राइट द पॉइंट्स विच आर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर इनके राइन की अगर हम बात करें, जो सिटीज़ थी हमारी जैसे कि अवंतीपुर और सुयापुर, दे वर फाउंडेड, तो इन्हीं के राज में इन सिटीज़ को यहाँ पर स्थापित किया गया था। इनके शासनकाल के दौरान जो हमारे अवंतीपुर और सुयापुर जो हमारी सिटीज़ थी, इनकी स्थापना की गई थी। ड्यूरिंग हिज राइन, इन्हीं के राइन के दौरान हमारे अवंतीपुर, सुयापुर नाम के जो हमारे दो सिटीज़ थी, ये जो हमारी सिटीज़ थी, ये यहाँ पर इनकी जो है स्थापना की गई।
इन्हीं के शासनकाल के जो है दौरान इनको यहाँ पर स्थापित किया गया। और हिंदू टेम्पल्स जो थे हमारे, विच आर डेडिकेटेड टू द लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा, और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को यहाँ पर बिल्ड करवाया गया। इन्हीं के राइन के दौरान हिंदू टेम्पल्स को बिल्ड करवाया गया था। ये हिंदू टेम्पल्स जो थे दे आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव एंड विष्णु, और इन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को भी बिल्ड करवाया था। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को भी इन्होंने बिल्ड करवाया था मंदिरों के साथ साथ। अगर यहाँ पर बात करें तो इन्होंने जो है अवंतीश्वरा और अवंतीस्वामी टेम्पल जो है यहाँ पर इन्होंने बिल्ड करवाए थे। तो टेम्पल्स के एग्जाम्पल में अगर हम देखें, अवंतीश्वरा और अवंतीस्वामी टेम्पल्स जो थे इन्होंने बिल्ड करवाए थे। इन यहाँ पर जो है इन्होंने ये जो दो टेम्पल्स थे, दीज आर द नोटेबल टेम्पल्स जो इन्होंने बिल्ड करवाए थे। दोनों ही ये टेम्पल्स इनके टाइम पर ही बने थे। आगे चलेंगे, दैट इज द नेक्स्ट रूलर जिनका नाम है संकरा वर्मन, जिनका टाइम पीरियड है अराउंड 883 से लेकर के 902 सीई तक का। तो ये जो थे हमारे सेकेंड रूलर हैं, ही इज़ द सन ऑफ अवंती वर्मन। ये अवंती वर्मन के बेटे हैं, सन ऑफ अवंती वर्मन। और इन्होंने बहुत सारे मिलिट्री एक्सपेडिशंस किए हैं विच इनटू द पंजाब एंड गुजरात। यहाँ के इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे जो है युद्ध इन्होंने किए हैं, बहुत सारी बैटल्स, मिलिट्री बैटल्स इन्होंने फाइट किए हैं इनटू पंजाब एंड गुजरात। मिलिट्री कैंपेन्स किए हैं इन्होंने पंजाब एंड गुजरात के रीजन में। अगर यहाँ पर बात करें तो इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से हिज मिलिट्री ऑपरेशंस जो थे विच लेड टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम द ट्रेजरी, तो जो इनका जो ट्रेजरी था जहाँ पर अगर हम इनके बात करें तो इनके इसी वजह से जो मिलिट्री कैंपेन्स ये करते थे, इस मिलिट्री कैंपेन्स की वजह से ही इनकी जो ट्रेजरी थी, इनके जो यहाँ पर इनकी अगर हम बात करें तो इन्हें अभी हम क्या कह सकते हैं, ये आई डोंट नो अबाउट द ट्रेजरी, दिस इज़ द खजाना, आई विल से द खजाना। द खजाना जो था इनका वो कम होता जा रहा था। वो जो है यहाँ से इनकी जो वेल्थ थी, जो इनके खजाना हुआ करता था, द मनी दे हैव, जो इकोनॉमी इनके पास थी वो बिल्कुल ही ड्रेन आउट होती जा रही थी, वो बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही थी। तो इन्हें जो है ट्रेजरी जो थी, इनकी ट्रेजरी जो थी वो ड्रेन हो चुकी थी, वो बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही थी। अगर आप किसी से युद्ध करोगे तो आपको जो है वो सबसे ज़्यादा आपको अपनी मनी उसमें डालनी होगी, इन्वेस्टमेंट डालनी होगी। अगर हम यहाँ पर बजट देखें ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर हम बजट देखें तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है रेवेन्यू का, दैट इज़ केप्ट फॉर डिफेंस सिस्टम, वो हमारे डिफेंस के लिए रखा जाता है। डिफेंस के लिए क्यों रखते हैं? क्योंकि जो हमारी कंट्री है, अगर आप इसको देखो, इसकी नेबरिंग्स देखो, तो नेबरिंग्स के देखते हुए ही हमें पता लगता है कि जो हमारे जो रिलेशंस हैं दैट आर नॉट वेरी मच गुड विद द नेबरिंग कंट्रीज़। एक तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का तो आपको पता ही है, अभी अभी लेटेस्ट ही हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो उसकी वजह से भी अगर हम देखें तो हमें वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा मिलिट्री तैनात करके रखना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर हमारे अरेबियन सी की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें जो हमारी नेवी है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है। कश्मीर की साइड देखें तो यहाँ पर भी देना पड़ता है, शुरू से ही देना पड़ा है।
फ्रॉम द इंडिपेंडेंस से ही अगर हम देखें, इंडिपेंडेंट होने के बाद से हमारा सबसे जो है मेन मुद्दा रहा है वो कश्मीर का रहा है। अगर वहाँ पर देखें कश्मीर के साइड पर जो हमारे चाइना का अगर हम पार्ट देखें तो चाइना का भी पार्ट जो है हमारा, दैट इज़ नॉट वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप्स विद चाइना। अभी जो है रिलेशनशिप्स, अभी के रिलेशनशिप को अभी आप साइड में रख दीजिए। अगर इसका हिस्ट्री देखोगे आप, तो हिस्ट्री देखने से तो यही लगता है कि अभी हमारे रिलेशंस वैसे नहीं थे। अभी हमारे रिलेशंस को अभी आप साइड पे रखिए, वैसे पहले के रिलेशंस हमारे इतने अच्छे नहीं थे। तो अगर आप हमारा जो ईस्ट साइड है, ईस्ट साइड की तरफ भी आप देखो तो वहाँ पर भी जो है वो चाइनीज़ जो है हमारे वो ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करते हैं, वो लैंड को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं से जो है हमें लूप होल मिल जाए तो हम ये कर दें वो कर दें, तो वहाँ पर भी हमें मिलिट्री बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। आगे अगर हम देखें तो बांग्लादेश साइड के ऊपर भी हमें देखने को मिलता है। राजस्थान के साइड के ऊपर भी अगर आप जाओ तो वहाँ पर भी बहुत सारे जो है हमारे मिलिट्री कैंप्स आपको दिखाई देंगे। मिलिट्री बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर एक्टिव रहती है। एक तो हमारा गुजरात का रीजन है, यहाँ पर भी जो है मिलिट्री बहुत ज़्यादा तैनात रहती है, क्योंकि दीज आर द बॉर्डर एरियाज विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पाकिस्तान। तो ये बॉर्डर एरियाज हैं जो हमारे पाकिस्तान की साइड पर लगते हैं। तो ये जो है हमारा इंडिया का अगर आप मैप देखो तो हमें मिलिट्री के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमें डिफेंस सिस्टम के ऊपर इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री को सेव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी कंट्री को सेव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई और चीज़ होने से पहले वी आर इंडियंस, तो हम इंडिया को जो है किसी और की नज़र से क्यों देखें, हम इंडियंस की नज़र से ही देखेंगे। वी विल प्रोटेक्ट आवर इंडिया, वी आर द सिटीज़न ऑफ इंडिया, हम इंडिया के सिटीज़न हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अगर देखना चाहिए तो हमें हमारे इंडिया को देखेंगे। इंडिया को सेव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी मिलिट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है आप एक्सपेंस करोगे तब आप सेफ फील हो पाओगे। आपको डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग चाहिए कि आप अपनी कंट्री को जो है एकदम से सेफ फील करवा सको, लोगों को सेफ फील करवा सको। अगर आपकी कंट्री का डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा देन लोगों का क्या होगा? वट वी कॉमन पीपल विल डू, हम कॉमनर्स का क्या होगा? वी आर नथिंग विदाउट द मिलिट्री, हम मिलिट्री के बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अनटिल और अनलेस हमारी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होगी तब हम भी यहाँ पर सेफ फील करेंगे, तब आप जो है वो चैन की नींद सो पाओगे। आपका आर्टिकल जो है 21 दैट इज ऑफ आपको जो है वो साउंड स्लीप चाहिए। राइट टू स्लीप आपका जो है राइट है। आप इसको इसके लिए भी जो है ये आपका डिस्टर्ब ना हो पाए। राइट टू स्लीप ये आपका एक राइट है जो आपको कोई भी नहीं छीन सकता आपसे। सोना आपका अधिकार है, आपको सोना जो है चाहिए। सोने के लिए आपको जो है सेफ फील होना चाहिए, तो उसके लिए हमें डिफेंस में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारा बजट है उसमें सबसे ज़्यादा फंडिंग जो रखती है वो हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए रखती है। तो हमारा डिफेंस सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है देन आवर कंट्री इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द कॉमन पीपल रिसाइडिंग इन द कंट्री विल फील सेफ। तो उनको सेफ फील करवाना हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। अगर हम इन्वॉल्व ही रहेंगे किसी ना किसी युद्ध में, इससे लड़ लिए उससे लड़ लिए, इस कंट्री से युद्ध हो गया उस कंट्री से युद्ध हो गया, तो ज़्यादा जो है हमें वहाँ पर इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा। ज़्यादा वहाँ पर मनी इन्वेस्ट ज़्यादा होगी, पैसे वहाँ पर ज़्यादा जाएंगे। तो अगर आप अपनी ट्रेजरी में से सबसे ज़्यादा अमाउंट अपने मिलिट्री कैंपेन्स के ऊपर लगा रहे हो, किसी ना किसी से फाइट करके, इससे लड़ लिए उससे लड़ लिए, इससे जो है यहाँ पर झगड़ा हो गया उससे झगड़ा हो गया, तो आपको सबसे ज़्यादा पैसा वहीं पर लगाना पड़ेगा। आपको अपनी ट्रेजरी वहीं पर लगानी पड़ेगी। इससे क्या होगा? इनकम एक ही तरफ से आ रहा है, उड़ा इतनी जगह पर रहे हो तो वो ख़त्म ही होगी। उससे क्या होगा? वो पैसा ख़त्म ही होगा, कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ना पैसा। ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह पर बचकर रह जाएगा, बचकर नहीं रह सकता पैसा। इट इज़ अ ट्रैवलिंग थिंग। पैसा हमेशा ट्रैवल करता रहता है। पैसा कहीं पर भी नहीं रुकता, किसी के पास नहीं रुकता।
हमेशा जो है वो ट्रेवल करता रहेगा। और ट्रेजरी भी हमारे शंकरावर्मन ने ऐसी ही उड़ा दी। अगर आप मिलिट्री कैंपेन्स कर रहे हो, अपने प्रजा के बारे में नहीं सोच रहे जैसे आपके पिता ने सोचा, यू आर नॉट behaving like your father and involved in the military campaigns and draining the treasury in the military campaigns, then you cannot do anything towards your subjects. जो आपकी जो प्रजा है वो तो ऐसे ही बैठी रहेगी, राजा कुछ कर नहीं रहा, पैसा कहीं से आ नहीं रहा, हमारा जो पैसा है वो भी राजा लूट के चला, जो है अगर हम उसको देते हैं तो वो हमें अच्छे से अमाउंट नहीं दे पा रहा है, हम उसको जो है अगर क्रॉप्स देते हैं तो क्रॉप्स का अच्छा अमाउंट नहीं मिलता है, हमारे जो यहाँ पर जो कारीगर हैं, जो क्राफ्ट पर्सन्स हैं, उनका काम अच्छा नहीं चल रहा है, तो कहाँ से पैसा आएगा? क्योंकि हमारे जो राजा हैं वो मिलिट्री कैंपेन्स ही इतनी कर रहे हैं, वो इतने ज़्यादा युद्ध में इन्वॉल्व हैं, उनको पता ही नहीं, उनको होश ही नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे राज्य में, लोगों का गुजारा कैसे होगा। अगर सारा पैसा चला जाएगा तो जो आपके ऑफिशियल्स हैं आप उनको जो है मनी ही नहीं दे पा रहे हो, आप उनको सैलरी नहीं दे पा रहे हो, तो ये कैसे चलेगा मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन कितना ख़राब हो जाएगा। इसी की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से ख़राब हो गया। ड्रेन जो था वो एकदम, जो ट्रेजरी था दैट ड्रेन्ड आउट, वो ख़त्म होता जा रहा था। तब इन्होंने क्या किया, द संकारावर्मन इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन द पीपल। तो हमारे संकारावर्मन क्या करते हैं, ये हैवी टैक्सेस इम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री से यहाँ पर फाइट करती है, एक जो है युद्ध कर रही है, तो आपके ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज करने की कोशिश करेगी, वो टैक्सेस ज़्यादा इम्पोज करेगी, और टैक्सेस ज़्यादा इम्पोज करेगी तो आपके ऊपर ज़्यादा भार आ जाएगा। देन यू विल जो है यू विल सफ़र अ लॉट। मिडिल मैन तो बिल्कुल ही पिसता चला जाएगा, उसके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। वो जो है एकदम से जो है यहाँ पर दोनों के बीच में जो है पिस जाएगा। इन द जो हम आप जो जॉब कर रहा है उसके बीच में भी, और जो टैक्सेस वो पे कर रहा है उसके बीच में भी, और राजा का भी प्रेशर है कि आपके ऊपर इतना टैक्स आपको देना ही देना है, घर की जनता है, उसे बच्चों की पढ़ाई है, तो ये सब चीज़ों के बीच में बेचारा वो तो पिस कर रह जाएगा, उसको जो है आप सांस तक नहीं लेने दोगे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है लोग जो होंगे यहाँ पर एकदम से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी लोगों के ऊपर हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए। अभी कैसे लोग रहते होंगे, इतना तो इनकी इनकम नहीं होती होगी उस टाइम के ऊपर। आज तो आप इतनी एमएनसी कंपनीज में जॉब कर रहे हो, आप आईएएस की जो है यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके फादर जो हैं आपको एकदम से सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं तो वो सपोर्ट करते ही हैं आपको, ऊपर ऊपर से दिखाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं हो पा रहा है, घर का खर्चा भी है, ये है वो है, ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन जस्ट टू रियलाइज़ यू दैट यू हैव टू डू समथिंग इन योर लाइफ, कि आपके पापा जो हैं आपको इतना जो है आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं कल को उनके लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े रहो। तो वो आपको सिर्फ एक पुश देने के लिए ये सब चीज़ें कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो लोग थे इनके ऊपर इतने हैवी टैक्सेस लगा दिए, इनकी तो इनकम भी इतनी नहीं होगी, तो शंकरावर्मन ने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लोगों के ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए। तो यहाँ पर इन्होंने ट्रेजरी को दोबारा से रीगेन करने के लिए इन्होंने जो है एक वर्ड का यहाँ पर यूज़ किया, दैट इज़ ऑफ फिस्कल एक्सटॉर्शन। फिस्कल एक्सटॉर्शन होता है कि ज़बरदस्ती किसी से जो है पैसे निकलवा लेना। आप जो है ज़बरदस्ती किसी से पैसे निकलवा रहे हो, ज़बरदस्ती आप जो है किसी के साथ ज़बरदस्ती करके आप वहाँ उससे पैसे ले रहे हो। तो इन्होंने फिस्कल एक्सटॉर्शन करना स्टार्ट कर दिया। हैवी टैक्सेस तो इम्पोज किए, हैवी आई हैवंट राइट टैक्स, हैवी टैक्सेस तो इन्होंने इम्पोज किए ही लोगों के ऊपर, साथ के साथ इन्होंने फिस्कल एक्सटॉर्शन करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती आप पैसे छीन रहे हो, उससे पैसे ले रहे हो। इन्होंने फिजिकल एक्सटॉर्शन किया, जैसे कि प्लंडरिंग, लूटना शुरू कर दिया। प्लंडरिंग टेम्पल्स, जो मंदिर थे उनको लूटना स्टार्ट किया ताकि ये अपनी ट्रेजरी को रीगेन कर पाएँ। अपनी ट्रेजरी को रीगेन करने के लिए जो इनकी ट्रेजरी थी
ट्रेजरी को रीगेन करने के लिए इन्होंने फिजिकल एक्सटॉर्शन का यहाँ पर जो है वो एक ऑप्शन को चूज़ किया, एक यहाँ पर इन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया ताकि ये जो है यहाँ पर अपने ट्रेजरी को, अपने खजाने को दोबारा से जो है भर पाएँ, वेल्थ दोबारा से लेकर के आ पाएँ। तो इन्होंने जो मंदिर थे, मंदिरों को यहाँ पर लूटना शुरू कर दिया, मंदिरों को लूटा और यहाँ पर इन्होंने जो है बहुत सारे एक जो भी हमारा नुकसान हुआ उसकी ये चीज़ें भरपाई नहीं कर पाएंगी, लेकिन इन्होंने टेम्पल्स को जो है यहाँ पर प्लंडर करना स्टार्ट कर दिया था। द लॉसेस कुड नॉट बी रिकवर्ड, लेकिन फिर भी लॉसेस इतने ज़्यादा थे कि वो रिकवर ही नहीं हो पा रहे थे। इतना ज़्यादा पैसा आपने मिलिट्री के ऊपर, मिलिट्री कैंपेन्स के ऊपर उड़ा दिया। अभी आप सोच कह रहे हो कि आप ऐसा करके अपने ट्रेजरी को, अपने खजाने को दोबारा से रीगेन कर लोगे और सारे सभी लॉसेस को रिकवर कर लोगे, दैन इट इज़ इम्पॉसिबल। इन ये सब चीज़ें करके नहीं चल सकता है। या तो मिलिट्री कैंप किसी से युद्ध करना बंद कर दो, या तो अपने जो है अगर युद्ध कर ही रहे हो तो अपनी प्रजा के बारे में एक बार तो वैसे सोचना चाहिए। ये सब चीज़ें तो बंद ही होनी चाहिए। हर किसी के साथ जो है एकदम पीस लविंग टाइप आपको रहना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट द उत्पाला डायनेसिटी। ये हमने आज यहाँ पर डिस्कस कर लिया है एंड उत्पाला डायनेसिटी इज़ डन हियर, ये कंप्लीट हो चुकी है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माई चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि लेक्चर के PDF फॉर्म के नोट्स आपको मिलते रहें, और अगर कोई अपडेशन होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट्स देती रहूँगी। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड स्टे मोटिवेटेड।